अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, सियासी महाज पर नई डेवलपमेंट सामने आई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग 8 अगस्त को असेंबली तहलील करने पर मुत्तफिक हो गए हैं, यानी इस तरह इलेक्शन करने के लिए 90 दिन का वक्त मिल जाएगा। इस स्ट्रेटेजी का मकसद क्या है और सूरत हाल का फायदा किसको होगा? क्या पीडीएम की छोटी जमातों को किसी ने एतमाद में लिया? और सवाल ये है कि क्या ये सूरत हाल इलेक्शन कमीशन को भी सूट करती है? मर्दमशुमारी के नताइज अगर 25 जुलाई को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में नोटिफाई करने पर इत्तेफाक हो जाता है तो हल्का बंदियों के लिए 4 माह दरकार होंगे। ये कैसे होगा? इंतखाबी इस्लाहात का मुसव्वदा तैयार है, मगर इस पर अहम जमातों के तहफ्फुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि रिटर्निंग अफसरान को मजीद बाइख्तियार बना दिया जाए और MQM नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन चाहती है। इन तहफ्फुज़ात और खदशात के होते हुए इंतखाबी अमल किस हद तक मुतासर हो सकता है? अगर कोई सियासी जमात इस मामले पर अदालत चली जाए तो फिर क्या होगा? और जिना हाउस को राख में बदलने वालों, GHQ पर हमला करने वालों, PAF मियांवाली और ISI फैसलाबाद ऑफिस को निशाना बनाने और कला बाला हिसार पर चढ़ाई करने वालों का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं? अदालत ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सादिर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं कि आर्टिकल 83A के तहत सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। इसके लिए आईनी तरमीम करना होगी। कुछ लोगों पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू हुआ, कुछ पर नहीं। अगर आपने खुसूसी ट्रायल करना है तो आईनी तरमीम से खुसूसी अदालत बनाना ही होगी। अदालत ने कहा कि सिविलियन दिफाई मामलात में मुलविस निकले तो आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है। इन्हीं सब मामलात पर बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। एहतिशाम साहब, आपसे आगाज कर लेती हूँ। पहला मामला है, 8 अगस्त को असेंबली तहलील होने जा रही है। दुबई में मेल मुलाकातें हुई और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ नया सामने आएगा। इससे पहले तो अब मौजूद था कि इन मुलाकातों में क्या तय हुआ। आज जो सामने आया, क्या ये उन मुलाकातों का नतीजा है? देखिए सलमा, खासे अरसे से आप देख लें कि कौमी असम्बली के तहलील होने के हवाले से ख़बरें आती रही हैं। आपने देखा अखबारात में भी और अपने मीडिया, टेलीविज़न मीडिया में भी देखा, एडिटोरियल भी लिखे गए। बहुत से हवाले से लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया कि भाई क्लैरिटी के साथ चीज़ें क्यों तय नहीं हो रही। 12 अगस्त को असम्बली में तहलील होना है तो डेट आ जानी चाहिए। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस सारे मसले को तक़वियत उस वक्त मिली जब आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की दुबई में मुलाकात होती है, जहाँ पे कहा जाता है कि फ्यूचर का सियासी रोड मैप क्या होगा उन्होंने तय कर लिया। अगरचे उन्हें भिनक पड़ गई थी और जब मौलाना फजल रहमान, बड़े आपको पता है ज़हीन चलाक कहना चाहिए कि जी सियासतदान है, अक्लमंद, जी अक्लमंद कहें, चलाक का लफ्ज़ शायद थोड़ा सा मेरा ख्याल है वो नहीं होगा, लेकिन बारह उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया। 180-90 डिग्री का टर्न ले कर उन्होंने एकदम वाज़े तौर पे कह दिया जी PDM दफन हो गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है और ब्ला 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 सारी बातें कर ली। बहरहाल ये बहस चल रही थी कि जी चीज़ें तय कर ली गई हैं, अब इलेक्शन कब होगा। अब सवाल था कि जी क्या इनको कहाँ से सपोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट है। अब जब बहस चल रही थी तो 3 दिन पहले आपने देखा सलमा कि शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले कहा कि जी हम वक्त से पहले हुकूमत छोड़ के चले जाएंगे। तो आपने, मैंने, डॉक्टर साहब ने, अनवर रज़ा ने, अपने राहत भाई ने भी ये डेफिनेटली सोच लिया होगा कि जी अब ये 1 महीना और लेना चाह रहे हैं, 90 दिन के इलेक्शन की बात हो रही है। आपने देखा फिर आज बड़ी क्लैरिटी के साथ खबर आ गई शहबाज साहब की और नवाज शरीफ साहब की अपने जरदारी साहब की मुलाकात होती लाहौर में, 8 अगस्त की डेट आती है। अगरचे मरियम और अंग्रेज़ साहबा कहती हैं कि भी तय नहीं हुआ, लेकिन मेरा अपना ख्याल है ये कन्फ्यूजन बढ़ाने वाली बात है। तय चीज़ें हो चुकी हैं। अब असल सवाल है कि जी ये सारी चीज़ें करने के बाद ऐसा क्यों किया गया। देखें, एक तो सबको पता चल रहा है कि जी अब इन हालात में कि हुकूमत कारकर्दगी इतनी नहीं दिखा सकी। ठीक है, बहुत से हवालों से मुश्किलात थी, इकोनॉमिक फ्रंट पे मुश्किलात थी, IMF का सिलसिला था। अब यह कि जी कुछ पब्लिक को देने के लिए क्या है, महंगाई है, इकोनॉमी है, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, कुछ चीज़ नहीं, 1 महीना और ले लेते हैं फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको लोग किसी और तरह देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी शायद 1 महीना गुजर जाएगा तो वो कहते हैं वो 14 मई की बात तो ख़त्म होगी, इट हर्ट्स ओनली वन टाइम। पहले सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया इनके साथ, अब भी दोबारा हो जाएगा, इलेक्शन आगे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब अगला सवाल ये है कि जी चलें, ये आपने चीज़ें तय कर लीं, अब आपको नज़र आ रहा है कि जी आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो इसको तारीख को बढ़ा दें। अब सारी बात है मुसलमान के जी अभी भी बहस है कि जी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। कहा जा एक जुमला कि जी कहा जा रहा है कि जी नवंबर में हो जाएंगे, फिर कहा जा रहा है जी अगले साल अप्रैल में 2023 में होंगे। ये बहस चलती चली जा रही है। लेकिन एक बात यह है कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या
صرف یہ 2 پارٹیاں طے کریں گی. اگر یہ تیسری بڑی پارٹی جو ہے قاسم کے ابا کی اس کو آؤٹ کر کے اس کی کریڈیبلٹی فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا, یہ سوال یہ بڑا نشان امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. انور صاحب, آج جب خبر یہ آ رہی تھی کہ 8 اگست کو اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ ہو گیا ہے, تو اس کے بعد ظاہر ہے ایک سوال اٹھا کہ پی ڈی ایم میں صرف یہ 2 جماعتیں تو نہیں ہیں, چھوٹی جماعتیں اور بھی تھیں جن سے مشاورت نہیں کی گئی. تو اس کے بعد وزیر اطلاعات کا ایک بیان آیا, انہوں نے تردید کی, انہوں نے کہا کہ ابھی تک تاریخ طے نہیں ہوئی کہ اسمبلیاں کب تحلیل ہوں گی. اس وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی, چھوٹی جماعتوں کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ شکریہ سلمہ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں ضرورت کیوں پیش آئی. پہلے تو 20 کو 2 بڑے امپورٹنٹ اجلاس ہونے جا رہے ہیں. ایک اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ اجلاس بلایا ہے جس میں آئینی کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے, جس میں ایجنڈا طے کیا جائے گا کہ لاسٹ قومی اسمبلی کے سیشن میں آپ نے کن چیزوں کو لے آف کرنا ہے, کون سی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے جسے آپ نے کرنا ہے, اس میں ٹیک اپ کرنا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, اس کو کیوں انہوں نے تردید کرنی پڑی, کیونکہ 20 تاریخ کو شہباز شریف صاحب نے جو پارلیمانی پارٹیز کے ہیڈ ہیں جو جماعتوں کے, ان کا اجلاس طلب کیا ہوا ہے. اب تاریخ طے ہو چکی ہے اور یقیناً 8 کے قریب, کیونکہ 11 تک ان کے پاس وقت ہے, تاریخ طے ہو چکی ہے. اب چھوٹی جماعتوں نے جب اعتراض کیا کہ جب آپ نے بڑی جماعتوں نے مل کر سب کچھ طے کر لینا تو پھر ہم سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب وہ جو اجلاس ہوگا 20 کو, جس کو پرائم منسٹر چیئر کریں گے, اس میں حتمی طور پر یہ مشاورت ہوگی, باضابطہ طور پر سب کو آن بورڈ لیا جائے گا. اتفاق رائے ہو چکا ہے, ان کو اعتماد میں لینے کے بعد باضابطہ اعلان کیا جائے گا. اس وجہ سے مریم اورنگزیب صاحبہ کو اس میں ڈینائل دینا پڑا, حالانکہ یہ طے ہو چکا ہے کہ آپ نے 11 سے پہلے ہم نے اس آپ کو مجھے دکھانے کے لیے جی عام لوگوں کے لیے. اور نہیں, یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یہ اعتراض ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں خود فیصلے کرتی ہیں, پھر ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں. اس بات کی وجہ سے مریم اورنگزیب نے اس کی ڈینائل کی ہے. اور 20 کو جو اجلاس پرائم منسٹر جسے چیئر کریں گے, جس میں تمام پارٹیز کے ہیڈ ہوں گے, اس میں باضابطہ طور پر مشاورت ہوگی, جس کے بعد یہ اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا کہ ہم اسمبلیاں 8 کو ڈیزالو کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ ڈینائل آیا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ تھی. ڈاکٹر صاحب, کل آپ کے کامنٹ بڑا مزیدار تھا نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کے موقع پہ, کہ جہاں پہ ان کے کان میں زاد نہیں گئی تھی وہیں پہ یہ جماعت ختم ہو رہی ہے. لیکن یہ جماعت جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, تیسری بڑی اسٹریٹ پاور تو ہے, لوگوں کا ووٹ بینک تو موجود ہے اس جماعت کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ 2 جماعتیں جو آپس میں بندر بانٹ کر رہی ہیں, خود سے ڈیسائیڈ کر رہی ہیں کہ ہم اس تاریخ کو اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے, ہم اس تاریخ تک الیکشن میں جا سکتے ہیں, اپنے حساب سے چیزیں ڈیزائن کی جا رہی ہیں, پورا پلان تشکیل دیا جا رہا ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد موجود ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیے, الیکٹورل ریفارم بل بھی اگر اس میں آپ ڈال لیں, اس کو بھی بحث میں لایا جا رہا ہے, لیکن وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے. وہاں پہ اب اتنی بڑی جماعت جو پی ٹی آئی کی جماعت تو ہے, اس کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح اگر یہ الیکٹورل ریفارم بل جو ہے یہ آ جاتا ہے, اس کی عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کیا صاحب کو شامل کیا نا, لاء منسٹر بڑے خوش ہیں کہ وہ آن بورڈ ہے پی ٹی آئی کے لیے. لیکن اگر اب الیکشن میں جانے لگے ہیں اور 3 مہینے یا 4 مہینے کے بعد الیکشن ہو رہا ہے, تو اتنی جلدی کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے اوپر عمل درآمد کر پائے گا یا نہیں؟ دیکھیے, ایک تو مجھے ایٹ سم ڈگری یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی کنفیوزڈ ہیں, جہاں اپنے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا, کہ اس طرف سے کیا پیغام آ رہا ہے یا وہ کیا چاہتے ہیں. دیکھیے, وہ ایک تو خود بھی کنفیوز لگتے ہیں, اور ایک وہ اس قسم کے بیانات دینے کے نتیجے میں لوگوں کو بھی کنفیوز کرنا چاہتے ہیں, ہم سب کو بھی کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے, ایک تو اس کا سیاسی اینگل بنتا ہے. سیاسی اینگل آپ سب لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, معاشی اینگل ڈسکس نہیں ہو رہا اس وقت. دیکھیے, سیاسی طور پہ بہت ساری ڈیلیز آ رہی ہیں. جو قاسم کے ابا ہیں ان کی نااہلی میں ڈیلے آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ پہلے سوچا جا رہا تھا کہ جلدی ہو جائے گا. جو قاسم کے ابا صاحب کا گرفتاری کا معاملہ, اس میں ڈیلے آ رہا ہے, اس میں بھی کنفیوژن نظر آ رہا ہے. توشہ خانہ کیس میں ڈیلے آ رہا ہے, پارٹی بین ہونی ہے کہ رہنی ہے, ہونی ہے یا نہیں ہونی. اعظم خان صاحب کا بڑے عرصے سے آ رہا ہے کہ شاید وہ کوئی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. لیکن جو احتشام صاحب, اس کا جو معاشی اینگل ہے اس کو بھی سامنے رکھ لیجیے. دیکھیے, ابھی ٹل گئی ہے ہماری ایمرجنسی جو ہے, وہ ختم نہیں ہوئی, اور جو عبوری حکومت آئے گی اس نے ساری امپلیمنٹیشن کرنی ہے IMF کی, کیونکہ نومبر میں ریویو آ رہا ہے. اب اگر آپ کوئی ایسی ویسی سی ہلکی پھلکی سی عبوری حکومت بنا دیتے ہیں اور وہ IMF کی جو IMF کی شرائط ہیں ان پہ پورا نہیں اتر پاتی, تو وہ معاشی ایمرجنسی واپس آ جائے گی.
मुझे लग रहा ये है कि जो सियासी तबका खतरा टला नहीं पूरी तरह जी खतरा बिल्कुल नहीं ना टला, चलने के साथ साथ एक बिल्कुल और नहीं प्रॉब्लम टला। ये भी है कि वो तो सिर्फ डिले हुआ है 1-2 महीने के लिए। तरक्याती कामों के लिए अरबों रुपए दिए जा रहे हैं 61 बिलियन सही कह रहे हैं, डेवलपमेंट 61 करें। अरब रुपया मंजूर हो गया। आपने 61 अरब रुपया निकाल दिया, उसको आप तकसीम कर लें MNS पे तो 60-65 अरब रुपया एक MNA का बहुत पैसे बनता है। भाई। जुल्फिकार साहब का कमेंट ले लो। जुल्फिकार साहब, एक तो मामला ये कि कासिम के अब्बा का अब होगा क्या, उनका करना क्या है, ये अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि कहा जा रहा है कि सदर के पास समरी भेजी जाएगी, 48 घंटों का वक्त होगा। 8 अगस्त को अगर उनके पास समरी जाती है, अगर 48 घंटों में वो उस पर दस्तखत नहीं करते तो असेंबली खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी। 48 घंटे बड़ा स्ट्रेटेजिकली मार्जिन रख के डिज़ाइन किए गए हैं ताकि उससे अगर वो नहीं भी साइन करते तब भी वक्त से पहले असेंबली डिसॉल्व हो और 90 दिन का वक्त मिले। इस स्ट्रेटेजिक मूव की ज़रूरत क्या थी? सलमा, ये पॉलिटिकली कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे एक पूरा स्क्रिप्ट तैयार करके एक एक कदम आगे बढ़ा जा रहा है। ये सारी चीजें कोई जज्बाती तौर पे नहीं हो रही। इस सारा एक पूरा प्लान इस हवाले से मौजूद है, एक स्क्रिप्ट मौजूद है जिसके ऊपर चलते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ इनसाइड आपसे शेयर करूं जी कि जरदारी साहब को इख्तलाफ किया था। जरदारी साहब और नून लीग की जो लीडरशिप की गुफ्तगू हुई उसमें बुनियादी चीज क्या थी? बुनियादी चीज ये थी कि जरदारी साहब की मर्जी के निगरान गवर्नमेंट के अंदर शेयर नहीं मिल रहा था। वो चाह रहे थे कि सिंध के अंदर उनकी मर्जी की गवर्नमेंट होनी चाहिए, मरकज के अंदर फलां लोग होने चाहिए। ठीक है। जब इसकी बुनियाद के ऊपर इख्तलाफ था और उन्होंने इस पे मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि जी 60 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, टाइम पे असेंबली डिसॉल्व हो ठीक है। और ऐसा निगरान प्राइम मिनिस्टर हो जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखता हो, ठीक वो है। आए और इलेक्शन कराए और घर चला जाए। ठीक। जबकि दूसरी तरफ ख्वाहिश हुई और थी, वहाँ पे ख्वाहिश थी कि कासिम के अब्बा की शायद अभी तक पूरी तरह से जो जरूरत है जितनी सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वो नहीं हुआ, तो उसको मजीद होना चाहिए। ये ख्वाहिश दूसरी तरफ मौजूद है। ठीक है। अब जरदारी साहब भी ऑन बोर्ड आ गए हैं। ये 90 दिन वाला जो ऑप्शन है वो लिया जाएगा ठीक है। और उसके बाद जो निगरान सेटअप है इस पे सारे लोगों को हिस्सा बकदरे जुस्सा तमाम लोगों की मर्जी का सेटअप मिल जाएगा। आप मुझे बताइए कि जब मर्जी का सेटअप आपका मिल जाए तो फिर आप उसको साल चला लें, 6 महीने चला लें, तो इसका मतलब जुल्फिकार जी, जुल्फिकार इसका मतलब तो ये हुआ, जुल्फिकार इसका मतलब तो ये जो आप कह रहे हैं कि वही जरदारी साहब जो बार बार जिद लगा के बैठे थे कि जी इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, अब वो 1 महीना जो बढ़ा दिए, तो इसका मतलब जो आप कह रहे हैं कि शायद उनको हिस्सा मिल गया है। वो राजी हो गए हैं और जमान पार्क में जो मैसेज भेजा गया है वो ये भेजा गया है कि आप भी फोन करें, अभी हम मईशत को एड्रेस करेंगे और 1.5-2 साल आप इलेक्शन को भूल जाएं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं और इसी पे प्रैक्टिकली आगे अमल होने जा रहा है। ठीक है, आपका कमेंट आ गया। एहतशाम साहब, एक सवाल आपने उठाया और एक सवाल मेरे जहन में भी आ रहा है कि इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, 60 दिन में होते हैं, 90 दिन में होते हैं, या उसको मजीद एक्सटेंड कर दिया जाता है, वो एक अलग मामला है। लेकिन जिस भी हालत में इंतखाबात होंगे, क्या ये एक फेयर इलेक्शन कंसिडर होगा? यूरोपीय यूनियन ने कह दिया है कि हम अपने मुबस्सिरीन को नहीं भेजेंगे। माजी में ऐसा नहीं होता था। देखिए, डर, खौफ और फियर का आलम तो अपनी जगह पे है। जो बात दयानतदारी की है सलमा में माननी पड़ेगी। ठीक है, फ्यूचर उनका क्या होगा, सियासी अमल से आउट हैं कासिम के अब्बा, पार्टी बैन होती है, जिसमें डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, मुकदमे चलने हैं, आउट हो जाएंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी। लेकिन बहरहाल बड़ी हद तक तो ये उनके मुखालफिन मान रहे हैं ना कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। कितना कम हुआ होगा? पिलडैट वाले कहते हैं कि जी 70% है, 50% उनकी मकबूलियत हुई है, नीचे आई है। चलें 50% भी मान लें तो बड़ी है, तो मतलब है कि एक अच्छी खासी टफ पोजीशन में है अपने ओपोनेंट्स के लिए वो। अब क्या फ़ैसला कर लिया गया? देखें, अब सलमा ये बात भी मैं आपको ख़बर के तौर पे बता सकता हूँ कि एज़ वी स्पीक ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि इनको आउट रखना है या फिर अगर इनको लेके आते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर इनको फ्री हैंड दे के ले आते हैं तो अगर आ जाएंगे फिर क्या होगा। अगर इनको आउट रखते हैं, जैसा कि बहुत से हवाले से लोगों ने कहा है कि जी इस वक्त मुल्क की सालमिया डिमांड ये करती है कि 9 मई के बाद वो जो सूरत हाल ख़राब हुई है, फिर आप देख लें KP बलूचिस्तान में दहशत गर्दी जिस तरीके से बढ़ी है और फिर हमारे आर्मी चीफ भी हो के आए हैं ईरान से, वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस अपनी जगह खड़े हैं। लेकिन अंदर से जो चैलेंज 9 मई के बाद जो है वो ज़ाहिर इतना खौफनाक है, उस पर मैं लाख किसी का सपोर्टर हूँ, 2 मिनट के लिए तो मैं सोचूंगा कि बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। वो जो हिंदुस्तान खुश हो रहा है, सारे बड़े बड़े एनालिस्ट उनके खुश हो रहे हैं हिंदुस्तान में, जो हम नहीं कर सके पाकिस्तान के लोगों ने खुद कर दिया। अब ये अपनी जगह मौजूद है कि जी वो पार्टी उनकी PTI मौजूद रहेगी, किस हैसियत में रहेगी। हाँ, डेंट बहुत पड़ना शुरू हो गए। कल एक फॉरवर्ड ब्लॉक का सामने आना
headed by परवेज़ खटक, ये एक लम्हा फिक्रिया उनके लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, हाउ डू यू एनालाइज द पोजीशन ऑफ MQM एंड PTI? दोनों के केसेस में डिफरेंस क्या है? क्या MQM की तरह एलिमिनेट किया जा सकता है PTI को? देखिए, 2 या 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ मुझे नज़र आती हैं ऑन द ग्राउंड। अगर एन लीग आपको याद हो, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रुप था, उसको जब तोड़ा गया था तो क्यू लीग आ गई थी। नून लीग के मेंबरान जो हैं वो क्यू लीग में चले गए थे। यहाँ पे मुझे लगता है वो जो फौजी इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं क्लस्टर बॉम्ब, कि वो एक क्लस्टर फैला जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई एक ख़ास पार्टी ऐसी नहीं आ रही जहाँ पे PTI के मेंबरान जा रहे हैं या PTI के वोट बैंक जा रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि इस्तेकाम पार्टी पंजाब में बन गई है, परवेज़ खटक साहब ने एक और पार्टी बना दी है। अभी मुझे महसूस ये हो रहा है कि PTI के और भी टुकड़े होने बाकी हैं, अभी तो सिर्फ 2 हुए हैं। तो यहाँ वो क्लस्टर टाइप की एक अप्रोच हो रही है कि PTI के टुकड़े टुकड़े करें और एक से ज़्यादा, वो पुराना वाला जो लेसन था जो नून लीग से क्यू लीग बनी थी, यहाँ वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ एहतशाम साहब, आप सब लोग जो हैं, पूरा पाकिस्तान दोबारा से 100% सियासत में घुस गया। अभी 3 हफ्ते पहले का जो सबक है वो हम नहीं सीख पाए। रुपया बड़ी तेज़ी से गिर रहा था, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही थी, मुल्क डिफ़ॉल्ट में जाने वाला था, और अब हमें वो $1 अरब IMF से मिल गया, $2 अरब सऊदी अरेबिया से मिल गया। अब हम दोबारा सारे के सारे सियासत में पड़ गए। देखिए, वो माशी इमरजेंसी जो है वो टली है, वो डिले हुई है, वो ख़त्म नहीं हुई। अबूरी हुकूमत आनी है, क्या होना है, क्या वो अबूरी हुकूमत इस काबिल होगी, क्या उसमें कैपेसिटी होगी कि IMF के प्रोग्राम। दूसरा डॉक्टर साहब, ये ब्लेम गेम से अभी बाहर नहीं निकले। अभी देखिए PTI वाले लोग मुसलसल एक बात कर रहे हैं। अब तो उनके कासिम के अब्बा ने भी परसों बात की है कि जी मेरे पास सबूत आ गए हैं कि ये मैन मेड था, खुद करवाया उन्होंने 9 में। देखिए, मैं PTI के बड़े सपोर्टरों से मैंने बात की जिसका उनके पास जवाब नहीं है। सर, इस टॉपिक पे मैं कहती हूँ अभी हमारा एक सेगमेंट है पूरा, मैं दोबारा आपकी तरफ आपका शॉर्ट कमेंट ले लूँ, उसके बाद ब्रेक की तरफ जाएंगे। अनवर साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और उसके बाद PTI पार्लियामेंटेरियंस, ये दोनों जमातें मिलके क्या PTI के वोट बैंक को डेंट डाल सकती हैं? वोट बैंक तो मौजूद है। देखिए, जो PTI के चेयरमैन हैं उनका वोट बैंक अपनी जगह पर मौजूद है। ये जो इलेक्टेबल्स हैं, जिस तरह फोर्स ही किया जा रहा था कि परवेज़ खटक साहब बहुत बड़ा कुछ डंड डालेंगे, डेफिनेटली उन्होंने एक जमात बनाकर कुछ ना कुछ नुकसान तो ज़रूर पहुंचाया। लेकिन अब आप इस बात पर ज़रा गौर कीजिए कि जो PTI के ट्रू PTI के वोटर्स सपोर्टर्स हैं वो अब भी चेयरमैन बात इंटैक्ट है। ये इन्होंने सर्वे करवाया, उस तरह इन्हें वो मतलूबा जो उनके नताइज थे वो हासिल नहीं हो पाए जिस तरह इन्हें चाहिए था। आप देखें कि अलीम खान साहब हों, जहांगीर तरीन साहब हों, पंजाब में उस तरह उनकी वो नहीं डोमिनेट कर सके जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को या नहीं मिली उन्हें। इसी तरह आप KPK में भी देख लीजिए कि 7 लोग अलग हो गए, पहले ही उनकी पार्लियामेंटेरियंस को मुतनाज़ा हो गया। इसका मतलब है कि PTI का वोट बैंक अपनी जगह पर मौजूद है। जब ये इलेक्टेबल्स अपने हलकों में जाएंगे, PTI के वोट से हटकर ये वोट मांगेंगे तो फिर इन्हें पता चलेगा अपनी हैसियत का, वोट पड़ता है या नहीं पड़ता। पड़ता है कि नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि जिस तरह क्रैश कर दिया जाए PTI को, उस तरह वो नहीं कर सके। देखिए, लोग खौफ की कैफियत में खामोश ज़रूर हैं और ये खौफ की कैफियत ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहती। अब आपने इलेक्शंस भी करवाने हैं, लेकिन अगर आप देखें 11 अगस्त तक आपके पास नेशनल असम्बली का मैंडेट है, आप रह सकते हैं। उसके बाद 7 सितंबर तक सदर ममलिकत का वक्त पूरा होगा, और जब तक इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा आप सदर को मुंतखब नहीं कर सकते। और आइन में है कि जब तक नया सदर अपॉइंट नहीं होता, आ नहीं जाते इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए, उस वक्त तक डॉक्टर आरिफ अलवी ही रहेंगे। ये अपनी जगह पर मौजूद है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए, सियासी इस्तेहकाम अपनी जगह पर, लेकिन अगर मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा, ये बात डॉक्टर साहब की बिल्कुल दुरुस्त है, तो फिर आपका सियासी इस्तेहकाम भी नहीं अभी भी हमारा कसूर वाला। और एक और बात सलमा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो देखिए, हम सब ये आइन और जमहूरियत के अलमबरदार है और ये बात करते हैं, लेकिन क्या ये सोचने वाली बात है जो फैसला साजा इलेक्शन इस वक्त हल है इस सारे मसाइल का? अगर तो हल है तो आपको इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर इलेक्शन के बाद फिर क्यास बढ़ता है और एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता और फिर माशी सूरत, तो फिर क्या होगा, उस पर बात करनी चाहिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, ब्रेक से वापस आते हैं तो इंतखाबी इस्लाहात बिल से मुतालिक बात करते हैं। हमारे साथ
वेलकम बैक नाजरीन। इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम पर इत्तफाक राय कर लिया है, लेकिन दो बड़ी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को मजीद बाइख्तियार बनाना चाहिए। दूसरी जानिब MQM चाहती है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन के नताइज और तरामीम तो बहुत सारी थी। जुल्फ़िकार आहद साहब, आपने मामला सारा नोटिस किया होगा। इंतखाबी इस्लाहात तो हो गई हैं, लेकिन अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है और सबसे अहम जो मसला इस नुक्ते पर मौजूद है वो ये है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डालने के हक से अभी तक महरूम है। इस्लाहात कब से हम सुनते आ रहे थे, इस्लाहात होंगी। 2017 का एक एक्ट बना था, फिर उसमें तरामीम की गई। सबके बावजूद हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी जो बड़ी तादाद में वोट नहीं डाल सकता। देखिए जी, अभी और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी जो वक्त गुजरता जाएगा, और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएंगी जिसके बाद आप और मैं दूसरे से बात कर रहे होंगे कि इलेक्शन कब हो गया। एक बात तो पहले मैंने अर्ज की कि देखिए, ये जरदारी साहब जो बात कर रहे थे ना, बुनियादी तौर पे वो यही बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर कौन सा होगा, वो टेक्नोक्रेट होगा, आगे सिस्टम कैसे चलेगा, उसका इख्तियार क्या होगा, अगली मुद्दत क्या होगी। ये बुनियादी तौर पे अंदर सारी ये खिचड़ी पकी हुई थी। अब प्रिजाइडिंग अफसर से लेके आप मरदमशुमारी तक चले जाएं, ये 3-4 चीजें छोड़ दी गई हैं ताकि इन्हीं की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन को आगे किया जा सके। ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं अपना कोई तज़किया नहीं दे रहा कि इस तरह की प्लानिंग और इस तरह का प्लान अंदर खाते मौजूद है। अब देखना ये है कि जो निगरान गवर्नमेंट्स ने लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर परफॉर्म किया, जिस तरह जो ख्वाहिश थी वो पूरी की, KP के अंदर भी पूरी तरह से परफॉर्म किया। अब वो मॉडल हो गया सक्सेसफुल। ये मॉडल आगे चलाया जा सकता है, आगे भी 1.5-2 साल। जो पाकिस्तान की मुक़्तदर हल्के हैं, पाकिस्तान के बड़े हैं, बार बार डॉक्टर साहब भी बात करते हैं मईशत की, उन सबको रियलाइजेशन है कि मौजूदा हालात के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके नताइज क्या होंगे, उस नताइज को तस्लीम कौन करेगा, उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, क्या कोई तस्लीम करेगा भी या नहीं करेगा, ये सारी चीजें एड्रेस की जा रही हैं। और कहा जा रहा है, रिपोर्ट ये भेजी गई है कि अभी थोड़ा सा इसमें टाइम चाहिए। अभी इसमें टाइम चाहिए। 90 सेकंड्स कंप्लीट हो गए। एक आखिरी बात, एक आखिरी बात की इजाजत अगर देते हैं। जी। अभी किसी ने नाअहल भी होना है, अभी किसी ने गिरफ्तार भी होना है, और ये आप बहुत अंदर की खबर बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस दौर के दौरान ना हो, हम कह सकें कि जी हमने तो देखे ना, हमारी तो हुकूमत नहीं थी, निगरान हुकूमत थी, आगे अभी और कुछ चीजें होनी है। ठीक है, जो चीजें होनी है उनको आपने नाम तो नहीं लिया लेकिन बता दिया, और आई एम श्योर के लोग पहुंच भी गए होंगे। डॉक्टर साहब, एक तो कोई ना अहल और गिरफ्तार होने वाला है, जुल्फकार साहब ये कह रहे हैं, और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हम शोर सुनते थे। पिछले इलेक्शन में हमें कहा जाता था कि जी RTI बैठ गया था, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो EVM की तरफ क्यों नहीं गए, वो मामला क्यों हल नहीं हुआ, उसको बेहतर बनाया जा सकता था। आजकल सारी दुनिया मशीनों पे जा रही है, हम मैनुअल तरीके पे जा रहे हैं। सलमा, इलेक्शंस कहीं भी मशीनों पे नहीं हो रहा, बहुत ही कम जगह पे है और बहुत ही लोकलाइज जगह पे है। उसके बहुत सारे और अपने प्रॉब्लम्स। लेकिन 30 से 40 ममालिक में है, अमेरिका में भी है। 30-40 लेकिन छोटा नंबर पे नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनका जनाब इसी पे ही होता है। कुछ स्टेट्स में करवाते हैं अमेरिका के अंदर। देखिए एहतराम साहब, मुझे मसला ये लग रहा है कि अगस्त की 8 तारीख को असेंबलियाँ डिसॉल्व हो रही हैं, नवंबर की हमें बताया जा रहा है कि इलेक्शन की डेट आ रही है, हम जुलाई में बैठे हुए हैं और अब हम बहस कर रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ रही। आप वो बच्चा होता है 2 महीने की छुट्टी जाता है, उसको जितना होमवर्क मिलता है वो आखिरी दिन आगे करता है। अब आखिरी दिन आ गया और आप वो करने लगे। असल सवाल वही है जो अनवर साहब शुरू में उठा रहे थे कि क्या इलेक्शन पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का हल है। 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम जो हमारे सामने, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 25 से 26 अरब डॉलर की हमने अदायगियां करनी है अगले 12 महीनों के अंदर। ये बहुत बड़ा चैलेंज है स्टेट के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 30% की इन्फ्लेशन रेट चल रही है, खुराक की महंगाई की शरह जो है वो 50% पे जा रही। ये 2 बड़े प्रॉब्लम। आप मुझे बताएं कि इलेक्शन के बाद क्या इन दोनों प्रॉब्लम का कोई हल सामने आएगा? कोई हल है? अगर आप इलेक्शन करवा देते हैं तो हमारे पास वो 25 अरब डॉलर जो हमने देने हैं उनकी अदायगी हमारे पास आ जाएगी। बना रहे हैं, गिरा रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे कहीं से। देखें, इसमें मेरा ख्याल है, मेरा टेक इस पर बड़ा सीधा सा है डॉक्टर साहब। अगर हम ये कहें कि जी इलेक्शन हल नहीं है, तो मेरा ख्याल है फिर ये जमहूरियत का फसाद ख़त्म करें, फ़ैसला करें, पार्लियामेंट फ़ैसला करे, या वो करते धरते फ़ैसला करें कि समेटे निज़ाम को आमिर आके बैठ जाए। अगर तो जमहूरियत रखनी है, सो कॉल्ड रखनी है, जैसी भी रखनी है, तो इसके लिए तो फिर आपको कोई ना कोई पैमाना रखना पड़ेगा, इलेक्शन आपको करवाने पड़ेंगे। अब अगली बात जो सबसे अहम बात है, देखिए
सलमा पाकिस्तान की तारीख में 70 के बाद 11 इलेक्शन हुए हैं। एक इलेक्शन वो कहते हैं कि हुआ जो 70 वाला, उसके बाद मुल्क टूट गया, ठीक है, फेयर इलेक्शन था। अब यह है कि जी हर दफ़ा हमारे इलेक्शन को तस्लीम क्यों नहीं किया जाता। पहली तो बात यह है कि प्री पोल रिगिंग, ये तो कहते हैं जी ऑर्डर ऑफ द डे है। प्री पोल रिगिंग में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अनवर 10 से 15,000 वोट जो है ना वो जाली लगाए जाते हैं, ठीक है। उसमें ज़िंदा लोगों को मार दिया जाता है और जो मरे हुए लोग हैं उनका वोट तो वैसे नहीं होता, फिर कुछ लोग जो मुखालफिन होते हैं उनका वोट किसी और जगह चला जाता है। एक ही चीज़ होती है। अब यह कि इस पे तय करना चाहिए था। ये हमारी इस्लाहत की कमेटी ने ये सिर्फ नाम की खातिर सिर्फ PTI के अली ज़फ़र साहब को रखा है। अदरवाइज़ मेरी इतलात ये है कि उनको कोई उनसे पूछा नहीं गया, उनकी कोई बात नहीं मानी गई। अब उनको पता है कि भी ये बिल्कुल ही अगर हम PTI को साइड लाइन करके सब कुछ करेंगे तो फिर वही हो जाएगी बात कि जी गलियां हो जाए, सुनियां तो विजांजा याद करें, सिर्फ दो पार्टियों की रह जाएगी। मेरा ख्याल है कि ये एक्सेप्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, ये डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट भी सोच रही है कि जी इसको कैसे इलेक्शन को ऐसा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए कि लोग इसको मान भी लें। अगर नहीं मानेंगे तो मेरा ख्याल है फिर मुश्किलात होंगी, फिर आए दिन वही धरने, वही सिलसिला हो जाएगा। अब वही रिपीट होती जाएंगी। ठीक है अनवर साहब, मामला ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर के दायरे इख्तियार को बढ़ाने की बात करती है पीपल्स पार्टी। एक रिटर्निंग ऑफिसर के दायरे इख्तियार में क्या चीज़ें होनी चाहिए, और फिर पीपल्स पार्टी अभी तो गवर्नमेंट में मौजूद है किसी न किसी शक्ल में, अगर वो अपनी मर्जी की इस्लाहात नहीं ला सकती, किस बात का इंतजार है? एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, जमहूरियत का जिक्र किया अभी एहतशाम साहब ने, किस चीज़ का नाम हमने जमहूरियत रखा है? जमहूरियत पे सबसे ज़्यादा उंगलियां उठती हैं, जमहूरियत पे सबसे ज़्यादा रिगिंग के इल्ज़ामात लगते हैं। हर जमात दूसरी जमात को कहती है कि उसको एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, कोई अपने बलबूते पे आया ये कोई मानने को तैयार नहीं है। तारीख में कोई सियासी जमात नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर आई है। और एक जुमला अगर ऐड कर दूं कि जो आरोस की बात की है पीपल्स पार्टी ने, 2013 का जो इलेक्शन हुआ था जरदारी साहब ने उसको आरोस का इलेक्शन करार दिया था, याद है ना आपको? जी मुझे याद है। अच्छा देखिए, सबसे जो नून जीती थी, बुनियादी बात वो ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंधा इस्तेमाल करती हैं, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून, कभी PTI। ये तो तय हुआ है, हर बंदा अपने हिस्से का वहाँ पर जाता है उनके पास और वहाँ से वो मैंडेट लेके आता है। ये तो है हमारी जमहूरियत। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर बैठा कोई शख्स इस बात से इनकारी नहीं कि पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन हम जिस जमहूरियत की बात करें, ये मुल्क है तो जमहूरियत होगी। आप मुझे बताइए कि क्या इलेक्शन के बाद अगर क्यास बढ़ेगा, अनारकी ज़्यादा बढ़ेगी और आपका मुल्क खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा, तो मुझे बताएं इस इलेक्शन से बेहतर नहीं कि आप निगरान सेटअप को या कोई ऐसे सेटअप को प्रोलॉन्ग कर लीजिए। जब आपकी इकॉनमी की सूरत बेहतर हो तो आप इंतखाबात की तरफ चलिए। कौन इससे इनकार कर रहा है? मुझे बताएं शाम साहब, कोई भी इनकार नहीं कर रहा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये मुल्क है, लेकिन ये मुल्क जितना सियासतदानों का उतना ही मेरा है, शायद उससे ज़्यादा मेरा होगा। मैं तो टैक्स पे करता हूँ, पहले टैक्स पे करता हूँ, फिर सैलरी ड्रॉ करवाता हूँ। देखिए, हम ये कह रहे हैं, इसको खुदारा समझने की ज़रूरत है कि मुल्क है तो फिर ये जमहूरियत भी है, सियासतदान भी हैं, सहाफ़त भी है और सब कुछ है। फिर यहाँ पर तमाम अब मसला ये है कि आपको पहले जो जड़ है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इकॉनमी एक हमारा संजीदा मसला है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हमारा बहुत बड़ा इशू है। खुदा ना खास्ता जिस तरह दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, इंतखाबात तक खुदा ना खास्ता ये बढ़ते चले गए, तो आप इंतखाबात क्या करवाएंगे? स्वाद की जो कंडीशन है वो आपके सामने है, इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने है। आपने किस तरह इकॉनमी को सहारा दिया है, अल्लाह ताला ये हम पर जो रहम कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे पर रहम नहीं करें। मैं ये चाहता हूं के साथ हमारे सियासतदान इलेक्शन को फिर इस्तेमाल भी कर। आपको याद है, नहीं, आपको याद है जब ज़ियाउल का माशरा लगा था भुट्टो को हटाने के बाद? मुझे ये बताएं, अच्छा, जमहूरियत की डिबेट डिफरेंट डायरेक्शंस में निकल जाएगी। अनवर साहब ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक आप अपना मैं सिर्फ मुझे कमेंट कंप्लीट करने दीजिए। मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि इस मुल्क में अगर तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंतखाबात के नताज को तस्लीम करती हैं, ओनोत कहें, रिटर्न लिख के दें, तो इंतखाबात आप कल करवा लीजिए। अगर ये फिर इंतखाबात के बाद भी वही धरने, जलसे, जुलूस, इकॉनमी की सूरत हाल, गरीब आदमी सफ़र करेगा, तो मुझे बताएं देखिए, इसको सियासतदान इस्तेमाल करते हैं। आपको याद है जब ये भुट्टो साहब मरून को हटाया गया, ज़ियाउल आ गए, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैं 3 महीने के बाद चला जाऊंगा। फिर उसके बाद वली खां मरूम उठे, उन्होंने कहा नहीं जी पहले एहतसाब होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। हमारी तारीख में बहुत सारे तजादात मौजूद है। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, बाकी मामला डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिए। सजा जिसको मिलनी भी होगी वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का बार के सदर ने डॉक्टर साहब कहा है कि आईनी तरमीम के जरिए ये मुमकिन है, मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। सलमा, आईनी पहलू आपके सामने आ गया, सियासी पहलू अनवर साहब ने बता दिया।
میں نے تحقیق کی ہے کہ اور دنیا کے کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں سویلینز کے اوپر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جاتے ہیں. صحیح. آپ نے مجھے 90 سیکنڈ دیے ہیں. 90 ممالک احتشام صاحب میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. ارجنٹینا، اسرائیل، ٹرکی، چائنا، انڈونیشیا، سری لنکا، لیبنان، ملیشیا، رشیا، ایران، انڈیا، بحرین، چلی، میکسیکو، بنگلہ دیش، عراق. پڑھتا چلا جاؤں. اتنی سارے دنیا کے ممالک ہیں جہاں پہ سویلینز کے اوپر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جاتے ہیں، انکلوڈنگ امریکہ، انکلوڈنگ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ، اٹلی بھی ہے، جرمنی بھی ہے. اور 5 قسم کے مقدمات ہیں جو چلائے جاتے ہیں. غداری ہو، جاسوسی ہو، فوجی اہلکاروں پر حملہ ہو، فوجی املاک پر حملہ ہو، یا دہشت گردی. یہ 5 قسم کی چیزیں ہیں اور لگ بھگ 80 سے 90 ممالک ہیں دنیا بھر میں جہاں پہ سویلینز کے اوپر فوجی وائی ناٹ ایس، پھر ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہوتا؟ اور احتشام صاحب ایک اور چھوٹی سی بات اگر میں ایڈ کر دوں کہ جب جرائم اس نوعیت کے ہیں کہ فوجی تنصیبات پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، جی ایچ کیو پہ بھی حملہ ہو رہا ہے، تو پھر ٹرائل سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ دیکھیں 2 وجوہات ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ سلمہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ مکمل طور پہ ایک آئینی مسئلہ ہے. دیکھیں یہ آپ 1952 کا پاکستان آرمی ایکٹ دیکھ لیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ دیکھ لیں، دونوں موجود ہیں. وقتاً فوقتاً عدالتیں 1977 کے بعد بنتی رہیں. پھر معاملہ جب بہت تقویت پڑا 2014 کا جو اے پی ایس کا پشاور کا واقعہ، انور یاد ہے آپ کو، 150 لوگ اس میں بچے شہید ہوئے تھے. اس کے بعد سے آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے جس میں دھرنا چھوڑ کے کاظم کے ابا شرکت کرتے ہیں، اپنا دھرنا ختم کرتے ہیں کہ 26 دن والا، اور وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں جی آپ نتھنگ ڈوئنگ، ان کے خلاف ہم نے دہشت گردوں کے خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے. اور پھر ملٹری کورٹس بنی. اب سوال اس میں ہے کہ 2 سال کے لیے بنتی ہیں، ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، یہ ہینیس کرائم میں آ جاتا ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے، آڈیو ویڈیو کے ذریعے پتہ چل جائے، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں، مطلب شہداء، پھر ہمارے ایسے لوگ، پھر دیکھیں ایک میسج ساری دنیا کو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک دفعہ تو نوشتہ دیوار بننا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک جملہ میں بات نہیں، آصف زرداری صاحب نے ٹھیک کہا ہوگا، لیکن بات یہ اگر آپ نے اس کو فوجی عدالتوں میں لے کے گئے تو سپریم کورٹ ٹرن ڈاؤن کر دی کہ تو بہتر یہ ہے کہ ٹھیک ہے. اور ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا گیا تھا کہ پہلے سول عدالتوں میں چارج فریم ہونا، اس کے بعد یہ معاملہ چارج فریم ہونے کے بعد ملٹری کورٹس میں جانا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پبلک اوپینین جو تھی آپ کے سامنے رکھی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا سوشل میڈیا ہینڈلز پہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.